नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज जो पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है बहुजन मूवमेंट का, वो कहीं ना कहीं थमता सा नजर आ रहा है। उसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं कमल किशोर कठेरिया जी। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार, जय भीम। जय भीम साहब का होता है। कठेरिया साहब, क्या लगता है जो बहुजन मूवमेंट था, बहुजन आंदोलन था, कहाँ पे धीमा पड़ गया? जो लोग बोलते थे बाबा साहब का मिशन रुक गया है, मान्यवर काशीराम साहब का मिशन रुक गया है, तो ये कहाँ पे धीमा पड़ गया है और किस तरीके से ये तेज हो पाएगा वह भी हमें बताएं। देखिए सुरेंद्र जी, जी ये सर। बाबा साहब का मिशन नारा तो हम लोग हमेशा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम जी। सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन उनका मिशन क्या था, या तो जी। लोगों ने समझा नहीं या समझा तो उसे इग्नोर कर दिया। जी। बाबा साहब का जो मिशन है, उनके हमें उनको जो देश की आजादी से पहले ही जी। जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया तो उसे समझना होगा। जब आजादी जी। की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इस देश में दो ताकतें प्रमुख थी, एक थी कांग्रेस की और दूसरी थी आरएसएस की। जी। ये कांग्रेस जो है देश की राजनीति सुनता चाहती थी और कांग्रेस और आरएसएस उसमें अपना सांस्कृतिक इतिहास को पुनर्जीवित करना चाहती थी। जी। बाबा साहब अम्बेडकर एक तीसरी ताकत के रूप में उभरे थे और उन्होंने सामाजिक समता की बात को राजनीतिक समता के प्रश्न से जोड़ दिया। उन्होंने कहा जी। कि अगर अंग्रेज यहाँ जाते हैं तो केवल राजनीतिक समता से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस देश जी। में जो लोग हैं वो देखने को तो अंग्रेजों के गुलाम है, लेकिन इस देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो जी। अंग्रेजों के गुलामों का गुलाम है, जो कि जी। हजारों साल से वर्ण व्यवस्था के आधार पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसको जी। जब तक उसकी स्वतंत्रता के प्रश्न को डिसाइड नहीं किया जाएगा कि जब जी। देश की आजाद होगा तो वो भी आजादी मिले, तब तक जी। ये आजादी अधूरी है। उस समय कांग्रेस ने और यहाँ तक कि आरएसएस के लोग जो कि कांग्रेस के अंदर बैठे हुए थे, उनकी आवाज को कांग्रेस के अंदर कांग्रेसी बन के उठाते थे। उन लोगों ने जी। यही कोशिश करी कि बाबा साहब की बात को दबा दिया जाए और उन्होंने कहा कि हम ये हमारा आंतरिक आंतरिक मामला है, हम इसको जब देश आजाद हो जाएगा तो हम इसको अपने आप इस सुलझा बात लेंगे। से समस्या से निपट लेंगे। लेकिन बाबा जी। साहब नहीं माने, बोले कि नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए तो बाहरी और आंतरिक दोनों होनी चाहिए। और उसी के जी। लिए काफी वाद विवाद हुआ दूसरे कांग्रेस वालों से, जिसमें कि आपको याद है कि किस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जी। बाबा साहब गए, लेकिन कांग्रेस ने बहिष्कार किया, क्योंकि जो कम्युनल अवार्ड था जिसमें कि अनटचेबल के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान मान लिया गया था, और उस जी। बाद में उसको पूना पैक्ट हुआ, वो सब वो एक इतिहास है। मेन जी। चीज है कि जो बाबा साहब चाहते थे, इस देश का जो उनका सपना था, इस राष्ट्र का सपना था, वो एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें इंसान इंसान के बीच में कोई जाति, धर्म और लिंग भेदभाव के ना आधार रहे। पर कोई भेदभाव ना हो। वो जी। समानता, सोनता और बंधुत्व पर आधारित एक राष्ट्र की कल्पना करते थे। वो केवल जी। दलितों की आजादी की बात नहीं करते थे, अनटचेबल की आजादी की बात नहीं करते थे, वो जी। ओबीसी की भी आजादी की बात करते थे। वो जातीय, धर्म के आधार पे और यहाँ तक कि लिंग के आधार पर जितने भी भेदभाव थे, हर भेदभाव का विरोध करते थे, और इसीलिए उनका जो समता मूलक समाज का सपना था, वो जी। समानता, सुनता, बंधुत्व पर आधारित एक समाज का की कल्पना थी। इसीलिए जी। बाबा साहब ने जब अनटचेबल के अधिकार उन्होंने सुरक्षित कर दिए, तब उन्होंने ओबीसी के प्रश्न को उठाया। और जब ओबीसी के आरक्षण की का जब विरोध किया गया और कहा गया कि ओबीसी कौन है, तो उन्होंने उसके लिए धारा आर्टिकल 340 में उनकी पहचान के लिए व्यवस्था की गई। जी बाद सर। में काका कालेकर आयोग हुआ, मंडल आयोग हुआ, और उनके बाद में जाके वो एक आरक्षण की सुविधा उनको मिली। वो एक इतिहास है, उस पर मैं बात नहीं, आगे नहीं जाना चाहता हूँ। जी। उन्होंने नारी की प्रश्न को भी उठाया, उनकी आजादी के प्रश्न को भी उठाया, और नेहरू गवर्नमेंट से जो उनका इस्तीफा था, वो स्त्रियों के अधिकारों को लेकर जो वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिस पे पहले नेहरू तैयार थे, लेकिन बाद में जो कट्टरपंथी ताकतों के सामने वो झुक गए, और बाबा साहब अपने सिद्धांतों से नहीं झुके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जी। बाबा साहब का सपना एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना था जिसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। और हम जी। लोग हमेशा उनकी इस बात को सपोर्ट किए हैं भाषणों में, लेकिन हमने कभी उनको वैचारिक आधार पर ना तो अपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, ना ही समाज में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। मानवर जी। काशीराम जी जब इस आंदोलन में आए, तो उन्होंने बाबा साहब का जो के आंदोलन को एक रणनीतिक रूप दिया,
बाबा साहब के आंदोलन को उन्होंने रणनीतिक रूप इस तरह दिया कि अनटचेबल और ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक है, उन सबको मिलाकर उन्होंने एक बहुजन शब्द दिया। उन्होंने कहा जब तक ये तीनों लोग मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब समस्याएं एक हैं और जिन लोगों से समस्याओं का निराकरण पाना है, मतलब जिनके विरुद्ध हमें संघर्ष करना है और जिनसे हमें संघर्ष का निदान भी पाना है, वो सत्ता एक ही है, उसके विरोध में हम सबको मिलकर लड़ना है। तो हमारी जब समस्याएं एक है तो हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए और मिलकर लड़ी जानी चाहिए। काशीराम जी का आंदोलन निश्चित रूप से सफल हुआ और बड़ी संख्या में, बड़े जज्बे के साथ, ऐसा लगता था, मुझे अब भी ध्यान है जब 80 का दशक था और मैं उस समय एक पढ़ाई पूरी करके नया सर्विस में आया था, उसमें ऐसा लगता था कि शायद देश में अब बाबा साहब का सपना पूरा होगा, आंदोलन अपने ऐसे निर्णायक मोड़ पर ले जा पाएंगे मानवर काशीराम, जहां से सपना पूरा तुरंत ना हो तो आने वाले समय में पूरा होगा। लेकिन मानवर काशीराम का जो सपना था वो उनके ही अनुयायियों ने तोड़ दिया। उसमें खाली नेता ही जिम्मेदार नहीं है, पब्लिक भी जिम्मेदार है। और बहुजन की बात की गई तो असल में देखा जाए तो बहुजन समाज को, बहुजन जो है विचारधारा के आधार पे समाज को बहुजन में कभी परिवर्तित ही नहीं किया गया। हम हमेशा बहुजन की बात करते रहे, लेकिन जो 6000 से अधिक जातियों में बटा हुआ समाज है वो बहुजन विचारधारा पर होकर एक हो जाए और उसकी पहचान केवल बहुजन हो, वो पुरानी जो हिंदू धर्म की दी हुई जाति पहचान उसको खत्म नहीं कर सकता, तो कम से कम इतना गौर कर दे कि हम जब सामाजिक संघर्ष के लिए रास्ते पर उतरे, सड़क पर उतरे, तो हमारी केवल एक पहचान हो, बहुजन हो, उसी विचारधारा के आधार पर एक हो। वो हम कभी भी नहीं कर पाए। हम उसके लिए निश्चित रूप से हमारे नेता जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सत्ता के लिए, जिन्होंने वोट के लिए बहुजन विचारधारा से नाम के लिए तो उसको यूज किया, लेकिन व्यवहार में कभी समाज में उसको स्थापित नहीं किया। तो इसके लिए निश्चित रूप से हमारे नेता जिम्मेदार हैं, साथ साथ में उनके सपोर्टर भी जिम्मेदार हैं, जिसमें हम सब लोग पब्लिक के लोग भी आ जाते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि नेता और काफी लोग इसमें जिम्मेवार हैं, लेकिन मान्यवर साहब इस मिशन को काफी आगे तक लेकर आए थे। तो उनका मिशन भी जब वो साइकिल से चले थे, उसके बाद आज ये गाड़ियों में और प्लेनों में आ गया है, जहां जिस नेता ने इसको शुरू करा था, साइकिल से शुरू करा था, आज सभी नेता सर्व संपन्न है, उसके बावजूद भी मिशन कहाँ पे रुका? देखिए, अगर हम उस समय की जब बात करें, जब मानवर काशीराम थे, जब लोग साइकिल पे चलते थे, तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, हमारे कुछ ऐसे लोग साथी थे मैं जो मानवर काशीराम के साथ जगह जगह घूमे थे, आज भी जिंदा है। और हम जब बात करते थे उनके बारे में सुनते थे कि वो बैग में जो है चना लेके चलते हैं, कहीं जरूरत पड़ती है तो चना खा के, पानी पी के, गुड़ खा के काम चला लेते हैं। उस समय हम कभी सोच भी नहीं पाते थे कि जो नेता जुड़ रहे हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, वो उनके पास कोई गाड़ी होगी, नई बुलेरो, नई स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर तो बहुत बड़ी चीज है। हम पुरानी गाड़ियों की भी उम्मीद नहीं करते थे। निश्चित आप देखिए, जब 82 में चुनाव लड़े थे डीएस4 के बैनर तले और 84 में जब बीएसपी के बैनर तले पहला चुनाव लड़े थे, तो उस समय जितने भी लोग थे उनके पास कभी कहीं पर भी ये गाड़ियां नहीं होती थी, क्योंकि उसका एक कारण था कि उनके पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था। वो रियल में बाबा साहब के फॉलोअर थे, रियल में मानवर काशीराम जी के फॉलोअर थे, रियल में वास्तविकता में इस देश में बहुजन विचारधारा के आधार पर समाज का परिवर्तन करना चाहते थे। वो लोग विचारधारा के आधार पर जुड़े थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा आंदोलन मजबूत हुआ, हमारे आंदोलन की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी मजबूत हुई, उसमें वो लोग घुस आए जो पैसे के बल पर खाली सत्ता की कुर्सी पाना चाहते थे और उसके वजह से सब कुछ खत्म हो गया। वैचारिक आधार पर लड़ने वाले पीछे रह गए और पैसे के आधार पर सत्ता की कुर्सी पाने वाले आगे आ गए, उन्हीं को प्रमुखता मिली और उसके वजह से सब खत्म हो गया। जी, जैसे आपने बताया कि आज सत्ता के चक्कर में सभी कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन ये जो बहुजन मूवमेंट है, जिसको बहुजन बोलते हैं, कितने लोग इस बहुजन की परिभाषा को समझ पाए हैं, वह बताएं पहले तो साहब, जिसे बहुजन मूवमेंट बोलते हैं। हाँ, बहुजन की परिभाषा को अगर पूछा तो जाए तो मैं समझता हूँ हर आदमी समझता है, लेकिन उसने अपने दिल में किसी ने नहीं उतारा है। जब दिल की बात आती है तो वो बहुजन के बजाय वो जातियों में बढ़ जाता है। वो या तो अहीर होता है, या धोबी होता है, चमार होता है, गडरिया होता है।
मुस्लिम होता है, अंसारी होता है, लेकिन वो बहुजन विचारधारा पे कभी नहीं उतर पाया। लेकिन उससे पूछो बहुजन का मतलब क्या, तो इतना तो वो भी बता देगा कि 85% समाज बहुजन है। लेकिन क्या तुमने 85% समाज को कभी एक रूप में देखा है? नहीं देखा है। हमने उनको सिर्फ जातियों में देखा है। जो मानवर काशीराम ने जिस पॉइंट से अपना संघर्ष शुरू किया, तो आज हमने उस समाज को बिल्कुल वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। आज जो जातियों के बीच में जो खाई पैदा हुई है, मैं समझता हूं कि आज से 25 साल पहले वो खाई बिल्कुल नहीं थी। हम जब काशीराम जी का आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें सभी जातियां, एससी की ही बात नहीं कर रहा हूं, ओबीसी की भी सभी जातियां, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो गुर्जर हो या यादव हो, सारे लोग कुशवाहा वगैरह सब जो है एक काशीराम जी के साथ विचारधारा के आधार पर जुड़े थे। उनको लगता था कि ये आदमी है इस देश में बहुजन विचारधारा पे जो उसने नारा दिया, वही एक विचारधारा है जो हमें सामाजिक परिवर्तन के मोड़ तक ले जा सकती है। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम परिभाषा किसी को निबंध लिखने को बोलेंगे तो निश्चित रूप से बहुजन विचारधारा पे निबंध लिख देगा। लेकिन वास्तविकता में हम उतरते हैं तो अब इतनी जातियों के संगठन पैदा हो गए। आज से अगर कोई भी जाति उठा लीजिए, आज से 25 साल पहले अगर उसका पूरा उत्तर प्रदेश में एक संगठन होगा, तो आज तो हर जाति के 50 संगठन है। 50 संगठन है, और वो सिर्फ जात के आधार पर चलते हैं। और वही वो देखना चाहते हैं कि हमारी जात को फला पार्टी ने क्या दिया। उसमें पार्टी का भी दोष है और पब्लिक का भी दोष है। तो जातीय संगठन उतनी बुराई नहीं है। निश्चित रूप से एक आदर्श स्थिति तो वो होगी जब हम सिर्फ बहुजन विचारधारा के आधार पर ही संगठन चला रहे हो, जातीय संगठन एकदम खत्म हो गए। लेकिन अगर कोई जाति के आधार पर भी संगठन बनाता है, लेकिन उसका लक्ष्य बहुजन विचारधारा हो, दूसरी जातियों से मिलकर संघर्ष करना हो, केवल ये मतलब ना, उसका स्वार्थ ना हो कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको, और इस आधार पर बढ़ता है कि हमें सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तब तो हम सफल हो सकते हैं। वरना ये जातियों में जो समाज बट गया है, वो बहुत ही बुरी स्थिति में आ गया। ऐसी बुरी स्थिति मानवर काशीराम के समय में नहीं थी, खासतौर पे जातियों में भेदभाव को लेकर जो आपसी हमारा टकराव पे उस समय नहीं था। हम उससे भी खराब स्थिति में आ गए। जी कमल साहब, एक बात बहुत बड़ी अहम है। जैसे आज का हमारा विषय है बाबा साहब का मिशन किसने किया धीमा। तो जो बाबा साहब थे वो तो हमें कहा, वो हमारे पीछे झाड़ू बंदी रहती थी, एक आगे हांडी बंदी रहती थी। वहां से लेकर आज हमारे कोठी बंगले और हम लोग आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बन चुके हैं। लेकिन फिर मिशन कहाँ पीछे रह गया, वह बताएं सर। देखिए, बाबा साहब तो बहुत बड़ा मिशन नहीं, बाबा साहब तो पूर्ण रूप से पूरा करके चले गए। बिल्कुल, लेकिन ये कहाँ पे मिशन पीछे रह गया, किस तरीके के मिशन की बात जो सभी लोग बोलते हैं वो अधूरा रह गया, वो बताएं साहब। देखिए, अधूरा तो यही है कि हम बाबा साहब के मिशन को, जिसको कि मानवर काशीराम ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी, हम उसको फिर से जो आज से 50 साल पुरानी स्थिति में ले आए हैं। और उसके लिए सिर्फ नेता जिम्मेदार नहीं। बाबा साहब आगरा में एक सभा में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही अपनी बात कहते कहते रोने लगे थे। उन्होंने कहा था, इस देश के शिक्षित वर्ग ने मुझे धोखा दिया है। क्योंकि बाबा साहब का ये मानना था, और अक्सर हम लोग मीटिंग में कहा करते हैं, खासतौर बामसेब की मीटिंग में कहा जाता है कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 एडवोकेट वगैरह होंगे, उस समाज का कोई शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हमारे समाज में हजारों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे आईएएस आईपीएस, हर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर भी हैं, बड़े बड़े नीति निर्धारक पद पर भी बहुत से लोग पहुंचे हैं, ज्यादा नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हमारे लोग ऐसी समय जगहों पर पहुंचे हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो चाहें सब लोग तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस समाज का यह है कि जो बाबा साहब ने आगरा में जो बात कही थी, और उसी समय उन्होंने एक समय ये कहा भी था अपने साथी से कि इस मेरे दिए हुए आरक्षण से इस दिल्ली में ही हजारों की संख्या में लोग हैं जो, लेकिन वो लगता है सिर्फ मात्र बाबू हैं जिनको अपने पेट भरने के अलावा किसी और काम के लिए फुर्सत नहीं है। तो वो स्थिति जो बाबा साहब को दुख था, वो स्थिति आज बनी हुई है। अगर हम देखें, अगर संख्या के हिसाब से देखें, तो मैं समझता हूं कि जो बाबा साहब ने जब आगरा में वाली बात कही, तो उससे भी कम संख्या होगी जो कि अच्छी पदों पे पहुंचे हैं, समर्थ हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने में कर सकते हैं। लेकिन उनका कोई योगदान नहीं है। सब अपने
नौकरी में आते हैं तो अपना बंगला गाड़ी बनाने में, जिंदगी भर पैसा करने में, उनसे जब पूछो तो बोलते हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे एक बार उस उत्तरदायित्व से निकल लें। और जब वो उत्तरदायित्व से मुक्त होते हैं तब तक 60 साल के हो जाते हैं और रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद जब पब्लिक के पास जाते हैं तो पब्लिक उन्हें घास नहीं डालती है, और घास क्या डाले, उनके पास कुछ होता ही नहीं है समाज को देने के लिए। इसके यही बहुत बड़ा एक कारण है कि जो शिक्षित वर्ग है वो बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी है वो नहीं कर पाया। अगर शिक्षित वर्ग अगर पे बैक टू सोसाइटी अगर के मिशन को चलता तो नेता कितना भी धोखा देते, हम उनको कान पकड़ के उनको सही कर लेते अगर शिक्षित वर्ग सही होता। तो सबसे बड़ा कारण ये शिक्षित वर्ग का है। कमल साहब, एक बड़ा अहम विषय है यहाँ पर कि वो सर्व संपन्न है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, अपनी बात भी मंचों में बड़े आके गौरवान्वित होकर बोलते हैं, लेकिन फिर वो डर कहाँ पर होता है जो मिशन को आगे नहीं ले जा पाते हैं? इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, जाति को लेकर। जब देखिए जितने भी लोग हैं उसमें से जो ऐसे 90% तो बाबा साहब के ऊपर कार्यक्रमों में कहीं जाना ही पसंद नहीं करते हैं, वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। जी। सिर्फ 10% या 10% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो बाबा साहब के कार्यक्रम में जाए तो चले जाते हैं। उनमें से उन 10% में ऐसे लोगों का बहुत ही छोटा हिस्सा होगा जो कि बाबा साहब के कार्यक्रम में जा रहे होते हैं, तो खुलेआम जा रहे होते हैं और सीना तान के जा रहे होते हैं। वरना तो लोग जाते हैं, छुप के जाते हैं, अपने सवर्ण साथियों के सामने बात भी नहीं करते कि हम आज कहाँ जा रहे हैं जी। और वहां जाते हैं, बाबा साहब के ऊपर प्रवचन देके लौट आते हैं। तो जब तक बाबा साहब की बातों के ऊपर हमारे अंदर से जो हीनता की भावना है कि हम समाज के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, अम्बेडकराइट आंदोलन में जा रहे हैं, उस पर कोई मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं, वो हमारे अंदर से एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं जाएगा। हम ये नहीं, हम अगर हमारे पास 10 अवार्ड बैठे हुए हैं, हम अगर जय भीम का नारा उनके सामने दिल सीना चौड़ा करके नहीं लगा सकते, तब तक ये शिक्षित वर्ग कभी कुछ नहीं कर सकता। आप सोचिए कि अगर 10 अवार्ड बैठे हुए हैं और अगर कोई कहीं से कोई बात आ जाती है और अब वो बाई चांस आरएसएस के सपोर्टर हैं, तो वो बात करते समय जय श्री राम का जवाब तुरंत जय श्री राम से मोबाइल पे देंगे। लेकिन हमारा आदमी अगर उधर जय भीम अगर बोलता है और वो उसके बगल में सवर्ण साथी बैठे तो जय भीम का जवाब जय भीम से नहीं देगा, वो कुछ और बोलेगा, नमस्ते बोलेगा या कुछ और बात टाल जाएगा और इस तरह करेगा। तो ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे शिक्षित वर्ग में बहुत ज्यादा है। और मैं अभी इसका एक दूसरे से तुलना आप करके इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए अमेरिका में अभी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई नस्ली भेदभाव के कारण। पुलिस ने अभी 25 मई को उसको नकली डॉलर के आरोप में, हालांकि वो प्रूव नहीं हो पाया था क्योंकि ना तो उसकी तलाशी ली, ना कुछ पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई कि फलानी स्थान पर एक व्यक्ति जो है एक दुकान पर नकली डॉलर सामान खरीदा। पुलिस गई और वहां पे 8-10 लोग खड़े थे, जिसमें एक अश्वेत था, उस जॉर्ज फ्लॉयड, उसको वहीं पर मारना शुरू कर दिया, उसके गर्दन को घुटने से इतना दबाया कि उसकी डेथ हो गई। अब आप ये सोचिए कि वहां पर पूरा अमेरिका में जितने भी, जबकि वो सिर्फ 15-20% ही हैं वहां पर श्वेत, सारे लोग सड़क पर उतर आए। आज भी आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन अमेरिका में 75 शहरों में रहा। वाशिंगटन में इतनी स्थिति खराब हो गई कि ट्रंप को बंकर में छुपकर शरण लेनी पड़ी। और वो केवल इसलिए है कि अश्वेत के अंदर जो अश्वेत होने के कारण इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो गया। आज वो आंदोलन चलाता है कि ब्लैक्स लाइव्स मैटर, ब्लैक्स की, अश्वेत की भी जिंदगी के मायने हैं, लेकिन हम अपने को एससी कहने में, ओबीसी कहने में भी शर्माते हैं। हम इस चीज को अगर कोई बात हो रही होती है और हमारे दूसरे बैठे होते हैं तो हम उनके सामने एससी ओबीसी की या दलित वर्ग या बहुजन की प्रश्न को टालने का कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इनके सामने डिस्कशन ही ना हो। तो ये जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है वो हमें एक नहीं होने देती और सड़क पर भी नहीं देती। कुछ मुट्ठी भर लोग जब भी कभी एससी के ऊपर अत्याचार होता है, कहीं दलित अत्याचार होता है, तो अगर आते भी हैं कहीं दिल्ली में जंतर मंतर पे, तो भी अच्छे खासे लोग जो समर्थ लोग हैं जो कि हर तरीके से मदद कर सकते हैं, वो आना तो दूर उनके लिए कोई और भी सुविधा का प्रबंध नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम वहां गए या कुछ और हमने किया तो इनकी हमसे लालसा और बढ़ जाएगी, और अगर हम खुद
गए तो हमारे तमाम साथियों को पता चल जाएगा कि अरे भाई तुम भी उस आंदोलन में थे, तो मेरा हमारा जो है उनके साथ उठना बैठने में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक इन्फेक्टी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से हमारा समाज इस मुद्दे पर, इस भेदभाव वाली व्यवस्था के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है। हमें सीख लेनी चाहिए अमेरिका से, जहाँ के वहां पे अश्वेत किस तरीके से एक मत होकर एक साथ खड़े हैं। आपने बहुत सुंदर बताया, अमेरिका का उदाहरण दिया आपने और बताया है कि वहां पे सभी दोनों गोरे और काले साथ में आकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। हाँ और यहाँ पे हमारे देश में भी देखने को मिलता है, जैसे कोई भी अगर कोई भी जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह होती है तो वहां पे ढोल ताशे हिंदू मुस्लिम सब बजा रहे होते हैं, मुस्लिम भी वहां पर उतने उत्साहित होते हैं, है ना। और इस तरीके के बहुत होते हैं, जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है उसके अंदर भी भंडारे वगैरह आयोजन करे तो किसी को ना तो दलित देखा, ना शूद्र देखा, ना हिंदू हाँ देखा, ना हाँ मुसलमान देखा, है ना। इस तरीके की बहुत सारी चीजें देखने में आती हैं। लेकिन कहाँ से ये मानसिकता आ जाती है, दलित शूद्र ये सब चीजें मानसिकता कहाँ से आ जाती है मान्यवर? ये वही मैं कह रहा था कि देखिए, ये जब मार्टिन लूथर किंग का जब आंदोलन चला था 50 के दशक में, जी और उस समय जो है 65 के आसपास खत्म हुआ। 68 में मार्टिन लूथर की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन लड़ाई लड़ता है तो भले ही समाज का कितना बड़ा हिस्सा आ जाए, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में जहर भरा है, और वही जहर वाले भरे हुए लोग आज भी हैं जिनकी वजह से जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई। उस समय एक देखिए, एक आंदोलन, उनका आंदोलन तो था ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उस समय डेमोक्रेटिक वैल्यूज के फेवर में एक हवा चल रही थी, और ये लग रहा था कि अगर, और अमेरिका अपने को लोकतांत्रिक वैल्यूज का संरक्षक गार्जियन मानता था। तो जो मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन को अगर सफलता मिली तो खाली अश्वेतों के आंदोलन की वजह से नहीं मिली, वो एक लोकतांत्रिक वैल्यू का जो के समर्थन में भी पूरे विश्व में हवा चल रही थी, उसका भी था। और लोगों को लगा, वहां के श्वेत लोग, क्योंकि आप देखिए इंडिया और अमेरिका में बहुत बड़ा अंतर है, वहां पे 80% से ज्यादा लोग श्वेत हैं, यहाँ 80% से ज्यादा लोग जो है जाति व्यवस्था से पीड़ित है। मतलब वहां पे जो नस्ल के आधार पर जो शोषण करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, 80% है। तो लेकिन उनकी मानसिकता में परिवर्तन आया, उनको लगा कि हमें जो है इनको वाकई इनको विकास की मुख्यधारा में लाना चाहिए, तभी हम लोकतंत्र के समर्थक कहलाएंगे। और देखिए उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन के और डाइवर्सिटी सिद्धांत के आधार उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए एक प्रकार का आरक्षण भी दिया। दूसरी बात, उन्होंने उनको उनके बच्चों को गोद लेना शुरू किया। एक उस समय यह था कि अगर किसी के 3 बच्चे थे या 2 बच्चे, तो उन्होंने एक अश्वेत को लिया, अपने बेटा बेटी की तरह बराबर की सुविधा देकर पाला। उस समय फिल्में जो हॉलीवुड की बननी शुरू हुई, और जो टीवी कार्यक्रम आप पुराने उठा के देख लीजिए, तो अगर वहां पर एक ऐसा साइकोलॉजी बन गई थी, किसी का कोई कानून नहीं बनाया था अमेरिकी गवर्नमेंट, एक साइकोलॉजी पूरे समाज की बन गई थी कि अगर हम 10 कलाकार हैं, उसमें एक कलाकार अश्वेत को नहीं लेंगे तो हमें जो है बैकवर्ड माना जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थक नहीं माना जाएगा। और उसी का परिणाम रहे कि वहां 80% आज भी श्वेत हैं, लेकिन बराक ओबामा राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन इस देश में जो सवर्ण समाज है उसकी मानसिकता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर इक्के दुक्के अगर आपको कहीं मिल भी जाएंगे तो जो वैचारिकी के आधार पे आपको लगेगा कि हाँ जाति व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, वो बहुत उंगलियों में गिनने वाले होंगे। आम समाज उनका वैसे ही है। आप उनके धर्म के कार्यक्रम में उनके भाग लीजिए, जैसे आपने बताया गणेश चतुर्थी या और कोई भंडारा हो, तब उनको कुछ नहीं लगेगा। वो समरसता की बात चाहते हैं, वो समरसता की व्यवस्था को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं कि आप जो जहां है वही बने रहिए, हम आपको सम्मान देंगे, आप हमारे सम्मान दीजिए। लेकिन जो हिंदू व्यवस्था में जो भी पूजा पाठ है, धार्मिक कर्मकांड है, उनका पूरा सपोर्ट करिए। लेकिन जब वो आप अगर उनसे सम्मान के बराबरी की बात करो कि हाँ भाई दलित कम क्यों है, अस्पृश्य कम क्यों है, बैकवर्ड क्यों कम, क्यों इनके बीच का भेदभाव क्यों नहीं खत्म होता है, और सवर्ण समाज जिसके हाथ में सत्ता है वो इसको क्यों नहीं आती, तो वो उसमें तुरंत ही कन्नी काट जाते हैं। वहां पर श्वेत समाज इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका में इस नस्ली भेदभाव के खिलाफ उतरा हुआ है। न्यूजीलैंड में तो प्रधानमंत्री भी नीचे उतरी, वहां की पुलिस ने घुटने टेक कर जॉर्ज फ्लॉयड को श्रद्धांजलि दी, अपने साथियों की करतूत पर जो शर्मिंदगी महसूस करी। जिस पुलिस ऑफिसर ने घुटने से दबाया था, आप सोचिए कि उसकी वाइफ ने उसे तलाक का नोटिस दे दिया अपने हस्बैंड को। इंडिया में तो कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता कि कोई आदमी दलित के ऊपर अत्याचार करके जाए, उसकी वाइफ कोई उससे झगड़ा कर बैठे या इतना बड़ा क्वेश्चन डिसीजन ले ले। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा मानसिक परिवर्तन नहीं आया है, सवर्ण समाज में बिल्कुल नहीं आया। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सवर्ण समाज में आना चाहिए, एक देश को अच्छे
समृद्ध भारत के रूप में लोकतांत्रिक वैल्यू के आधार पर एक नए राष्ट्र की कल्पना अगर साकार करनी है। लेकिन यहाँ पर जो जाति व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, अगर वो 85% है, वो भी अपने बीच का भेदभाव दूर कर दें और एक हो जाएं, तब भी हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, आपने धर्म की बात करी, तो क्या लगता है पाखंडवाद, आडंबरवाद से कितना बहुजन मूवमेंट रुकता है, वह भी बताएं। पाखंडवाद और आडंबरवाद और बहुजन मूवमेंट, मैं समझता हूं कि दोनों विपरीत विचारधारा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा मामला है। हम अंबेडकरवाद वैज्ञानिक सोच की बात करता है, उसके अंबेडकरवाद में कहीं भी पाखंडवाद है नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म केवल इसलिए अपनाया था कि वो तर्क बुद्धि के ऊपर के आधार पर बात करता है। पूरी वैज्ञानिक सोच है बौद्ध धर्म में, इसीलिए बाबा साहब ने उसको अपनाया। तो अंबेडकरवाद है जो कि अगर हम बौद्ध धर्म को एक तरफ भी रख दें, सिर्फ बाबा साहब के विचारों की बात करें, जिसमें जो कि मुस्लिम धर्म के लिए भी लागू होते हैं, सब पे लागू होते हैं, उस विचारधारा करें तो बाबा साहब की विचारधारा पूरी तरह वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। वो इंसान को इंसान के रूप में देखती है, वो कहीं भी पाखंड की बात ही नहीं करती है। और इसीलिए उन्होंने एक धर्म का एक विकल्प देने के लिए, और क्योंकि जिससे कि लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी हो, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन पाखंडवाद उस वैज्ञानिक सोच का जस्ट अपोजिट है। पाखंडवाद का मतलब है कि आपको फिर से उसी पुराने ढकोसलों में, पुराने गड्ढे में ले जाना। तो अधिक जैसे हम पाखंडवाद की और हमारा समाज बढ़ता है, वो अंबेडकरवाद से दूर होता है। जितना पाखंडवाद से दूर होगा, उतना ही वो अंबेडकरवाद के बारे में सोचने को मजबूर होगा। तो ये दोनों विपरीत धाराएं हैं, दोनों एक साथ मिलकर नहीं चल सकती। जी, जो इस विचारधारा से अलग होने के लिए, बहुजन मूवमेंट को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, वह बताएं। देखिए, एक तो हमें स्तरों पे काम करना होगा। एक तो बाबा साहब का जो मूवमेंट है, हम अक्सर बात करते हैं कि उनको दलित उद्धारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जी। और जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब तो मानवता की बात हमेशा करते रहे हैं। उनसे बड़ा मानवतावादी ह्यूमनिस्ट तो कोई इस देश में हुआ ही नहीं है, पूरे विश्व में नहीं हुआ है। और जो सत्ता में बैठे विरोधी व्यवस्था के लोग हैं, वो बाबा साहब को खाली एक व्यक्ति के रूप में, महापुरुष के रूप में, या कहिए मजबूरी बस स्वीकार करते हैं, सिर्फ यहाँ के वोट लेने के लिए। उनके विचारों से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो भी उनको एक दलित उदाहरक के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। हमें उनको एक तो उनके विचारों को प्रचार प्रसार करना होगा, खाली बाबा साहब के नाम का प्रचार नहीं, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना होगा। और वो उनके विचारों का प्रचार प्रसार अगर हम केवल 85% समाज में भी अगर करते हैं, तब भी बहुजन आंदोलन में के लिए जो एक एकता आनी चाहिए, बहुत जल्दी आ सकती है। उसके लिए हमारे जो सामाजिक संगठन है, उनको सबसे ज्यादा सक्रिय होना होगा। जो देखिए, जो हमारी विरोधी व्यवस्था है, उसमें राजनीतिक मंच अलग होते हैं और सामाजिक मंच अलग होते हैं। लेकिन जो भी राजनीतिक मंच होते हैं, वो उनके सामाजिक मंचों के अधीन होते हैं। सामाजिक मंच इतने मजबूत होते हैं कि अगर वो चाहें, आज आरएसएस अगर आज चाहे, मोहन भागवत आज चाहे तो प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं। आज हमारे पास ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर हम चाहें तो हमारे जो नेता लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आरपीआई हो या बीएसपी हो, कोई भी हो, हमारे सामाजिक प्लेटफॉर्म का इतना मजबूत हो कि अगर वो मांग करे तो वो सोचने पे मजबूर हो जाए। ऐसे हमें सामाजिक प्लेटफॉर्म को बनाना होगा। और इसमें ये बहुत ही जटिल काम है, इतना आसान काम नहीं कि हम साल 2 साल में कर लें, क्योंकि वैसी भी स्थिति इतनी खराब हो गई है। बहुजन आंदोलन बाबा मानव काशीराम ने शुरू किया था, वो काफी कुछ बिखर गया है। लेकिन फिर भी आज समाज में ऐसे जागरूक लोग हैं, अगर वो एक होकर व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर एक हो जाए और सिर्फ समाज के लिए काम करें तो हम राजनेताओं को भी बाबा साहब के विचार के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकेंगे। हम समाज में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकेंगे जो हमारे नेताओं पर नजर रख सके और उन्हें बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार ही आगे चलने के लिए मजबूर कर सके। जैसा आपने बताया कि जो बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा कार्य है, वो है नेता। जो जनता चुनती है, क्या नेताओं के साथ जो ये गैप होता है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है, जो एक विचारधाराओं का गैप होता है, जो यह बात नहीं कर पाते हैं बहुजन मूवमेंट की, क्या पब्लिक को भी उनके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं वे, उनको अग्रसर कराने के लिए? जी
हाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है कि जी, अगर नेता जो है और जो पब्लिक, उनके बीच का जो ये कम्युनिकेशन गैप है, ये सबसे बड़ा कारण है आंदोलन को कि जो राजनीतिक हमारी ताकत जो है, जी, विभिन्न नेताओं में, विभिन्न पार्टियों में फैली हुई है, वो जी, उनके बीच और आम जनता क्या चाहती है, आम बहुजन समाज क्या चाहता है, जी, उनके बीच जो कम्युनिकेशन गैप है। जी, क्योंकि नेता जो है सिर्फ अपने प्रतिनिधियों के द्वारा बात करते हैं, जो उनके साथ में उन्होंने जो मंडल बना रखे हैं, डिफरेंट पदाधिकारी बना रखे हैं, उनके द्वारा बात करते हैं, वो जो उनको पास जो बात पहुंचाते हैं और वो उसी को समझ बैठते हैं। उनको अगर जी, लगता है, उन्होंने कह दिया कि नहीं आपको बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी है, तो उन्हें लगता है कि ठीक है बीजेपी के साथ जोड़िए, हमारा समाज हमारे साथ है, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप जी, देखिए जितने भी एससी समाज के नेता हैं जो बाबा साहब का नाम लेके अपनी पार्टी चलाते हैं, सब जी, कभी ना कभी भाजपा के साथ रह चुके हैं, कुछ आज भी है, कुछ अभी आज नहीं है, लेकिन पहले रह चुके हैं, भविष्य में उनके साथ जाने की संभावना है। जी, तो ये जी, राजनेता, देखिए एक तो बाबा साहब ने जो कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, अब सोशल रिवोल्यूशन, जी, तो उस चीज को हमें समझना होगा। उसके लिए हमें नेताओं को भी हमारे समझना होगा, उन्हें हमें भी उनको उन तक ये बात पहुंचानी होगी, किसी ना किसी तरह जी, कम्युनिकेशन गैप खत्म करके, कि बाबा पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, अब सोशल रिवोल्यूशन मतलब कि राजनीतिक सत्ता सामाजिक क्रांति की चाबी है। तो राजनीतिक सत्ता जो है एक साधन है, लक्ष्य हमारा, टारगेट हमारा सामाजिक क्रांति है। जी, ये राजनीतिक सत्ता जो है, उसको लक्ष्य जो हमारे नेताओं ने बना लिया है, उसी को जी, अपना टारगेट बना लिया है कि किसी तरीके से कुर्सी मिले, चाहे हमें भाजपा के साथ हाथ मिला के चलना पड़े, चाहे हमें जी, बिल्कुल जो बहुजन आंदोलन को गाली देता आ रहा है, लेकिन अगर वो जीत सकता है, उसके पब्लिक में प्रभावित, हम उसी को टिकट दे दे, जी, उसको एमपी बना जी, दे, और बाद में वो, जैसे कि अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में बीएसपी के 2 एमएलए और समाजवादी पार्टी का 1 एमएलए, तीनों लोग जो है राज्यसभा चुनाव में भाजपा में चले गए। तो जी। हरियाणा के अंदर ये भी जो ऐसी हाल ही में आया है देखने हाँ में। हाँ हाँ हाँ, सब जगह ऐसा ही हुआ है, जी, हुआ है। ये चीजें जो है कि हमने जो है ये सोच लिया है कि कुर्सी जो है, राजनीतिक सत्ता, एक एमएलए कुर्सी भी राजनीति, वो उसी का एक जी, अंग है राजनीतिक सत्ता का। जी, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं है, वो राजनीतिक सत्ता ही हमारा लक्ष्य है। इस चीज जी, को अगर हम इस भ्रम को निकाल दें और हम सोचें कि ये केवल साधन है, इसमें हमें ऐसे लोगों को लेके आना है, और पब्लिक भी ये सोचे कि इस कुर्सी पे हमें ऐसे लोगों को पहुंचाना है जो सामाजिक क्रांति के लक्ष्य तक हम पहुंचाने में हम जी। अपनी सार्थक भूमिका निभाएगा, तभी हम कुछ इस मामले में सफल हो सकते हैं। मान्यवर अपने जवानी से लेकर अपने बहुत बड़े बिगेस्ट टाइम तक जितने भी नेता होते हैं वो मिशन की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, काशीराम साहब की बात करते हैं और भी ना जाने कितने महान पुरुषों की बात करते हैं। लेकिन क्या परिवर्तन हो जाता है जो सत्ता में पहुंचते ही एकदम साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि आज भी बहुजन समाज के इतने नेता हैं, इतने एमपी, इतने एमएलए हैं, अगर वो अपनी यूनिटी को बना लें तो सरकार भी घुटनों पर आ जाएगी। उसके बावजूद भी बहुजन मूवमेंट की आवाज बुलंद क्यों नहीं है? उसका वही एक कारण है कि जो नेता हैं उनके लिए अपना सत्ता ही प्यारी है, किसी तरह से उनको कुर्सी मिली रहे। आप जी। सोचिए कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था, वो मान्यवर पड़ा आपने रहा। बोला कि जैसे वो अपनी सत्ता की कुर्सी बनी रहे, अगर बाबा साहब भी अपने बच्चों परिवार की चिंता नहीं करते और वो भी अपने यश भोग रहे होते तो क्या होता? बहुजन समाज का हांडी और झाड़ू बंदी होती या क्या होता? इससे भी बदतर होता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बाबा साहब ने अगर ये सैक्रिफाइस नहीं किया होता, उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, उनके अपने पत्नी को कभी वो वाला सुख नहीं दे पाए, जो एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते तो शायद जी, वायसराय की काउंसिल में बड़ा पद ले लेते, और नेहरू कैबिनेट में भी सब कुछ छोड़कर एक सत्ता के साथ कंप्रोमाइज कर लेते, तो शायद शुरू से ही, ब्रिटिश टाइम से ही उनकी जो प्रतिभा थी, उसके वजह से वो इतने बड़े पद जो अंग्रेजों के समय में ही मिल जाता कि उनका परिवार जो है बहुत सुख सुविधा के साथ अपना जीवन बिताता। लेकिन जी, उन्होंने अपने एक तरीके से पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, बच्चों को कुर्बान जी, किया, अपनी वाइफ को की भी जिंदगी कुर्बान कर दी हम लोगों की लाइफ बनाने के लिए। और जी, ये हम लोगों का
दुर्भाग्य या कहिए कि हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम उनकी कुर्बानियों को कभी हम समझ नहीं पाए, और हम जब सोचते हैं तो हम केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं, और माँ बाप के लिए भी कोई बहुत ही कम सोचते हैं, अपने खाली अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए सोचते हैं कि उनको कैसे ज्यादा सुख सुविधा दे पाए, ज्यादा बढ़िया आलीशान घर दे पाए, आलीशान कार दे पाए। उसके लिए चाहे हमें विचारधारा से समझौता करना पड़े तो वो मंजूर है, लेकिन बाबा साहब के मिशन की ओर कभी ध्यान नहीं देते हैं। जब उनकी ओर ध्यान तभी दे जाता है जब वो उस सत्ता से उनको लात पड़ती है, किसी भी वजह से लात पड़ती है, उनको बाहर जाना पड़ता है, तब उनको फिर से बाबा साहब का मिशन याद आता है। जी। कमल साहब, मैं आपसे दो सवाल रखूंगा। पहला ये कि जो बाबा साहब का मिशन है वो है क्या आखिरकार, क्योंकि बहुत सारे बहुजन लोगों को ये भी नहीं पता कि मिशन है क्या। मिशन तो वो बोलते हैं लेकिन उनको मिशन पता ही नहीं है, और मेरा मानना ये है करीबन 70-80% लोग ऐसे होंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं नहीं है, ये बताएं, जो मिशन ही नहीं पता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल 70 से 80% लोगों को यही नहीं मालूम है। वो यही सोचते हैं कि बाबा साहब का जी मिशन खाली दलितों का उद्धार करना था। बाबा साहब जी ने जो उनका जो लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे, जो जी उनका जो उनकी कल्पना है इस देश की, वही उनका मिशन है। बाबा साहब ने जब डेमोक्रेसी की बात थी तो वो ये नहीं करते थे डेमोक्रेसी जैसे एक परिभाषा दी जाती है कि गवर्नमेंट फॉर पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। वो कहते थे कि नहीं, चुनी हुई सरकार पब्लिक चुन दे और वही डेमोक्रेसी है। वो कहते हैं जब तक उस समाज में जो अंतिम छोर पे रहने वाला व्यक्ति की आवाज नहीं सुनी जाती, उसको विकास की मुख्यधारा में नहीं ला जाता है, उसकी जी आवाज सत्ता तक नहीं पहुंचती है, उसकी भागीदारी नहीं होती है, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। तो जी बाबा साहब का मिशन इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना था। समानता, समता, बंधुत्व जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में दिए हुए हैं, जो कि तथागत बुद्ध के, अगर हम बिल्कुल जी संक्षेप में इसको समझना चाहेंगे बाबा साहब का मिशन क्या था, तो जो जी तथागत बुद्ध के विचारों से निकला हुआ है, जो कि बाबा साहब ने संविधान के प्रियम्बल में भी दिया कि समानता, समता, बंधुत्व आधारित समाज के निर्माण जी करना, यही एक कल्पना बाबा साहब का मिशन था। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, उस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा होगा। अगर संक्षेप में अगर डेफिनेटली। कहा जाए तो मैं यही कहूंगा कि समानता, समता और बंधुत्व पे आधारित समाज का निर्माण करना, और उस पूरे देश को उसी आधार पर नए राष्ट्र के रूप में उसके 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 उसकी कल्पना करना, ही बाबा साहब का मिशन था। बाबा साहब के मिशन में पे बैक टू सोसाइटी कहाँ तक सक्सेस होता है वह बताएं। पे बैक टू सोसाइटी मैं समझता हूं कि अगर शिक्षित वर्ग, जो समर्थ वर्ग है, अगर हम उसको देखें जी तो शायद 5% भी लोग ऐसे नहीं है। जी बिलो देन 5% लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि बाबा साहब के मिशन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, हमें वहां जी पर व्यक्तिगत रूप से सक्रिय योगदान देना चाहिए, या अगर हम सक्रिय योगदान नहीं दे सकते तो कम से कम आर्थिक योगदान दे। बाबा साहब ने कहा था कि 20वां हिस्सा अपनी आमदनी का समाज के लिए खर्च करना चाहिए। मैं जी समझता हूँ 20वां हिस्सा खर्च करने वाले लोग अगर देखे जाए तो 5% भी नहीं मिलेंगे, हो सकता है 2%, 3% मिलेंगे। मुझे ऐसा जी नहीं लगता है। वहीं पर वही लोग जो कि मोहल्ले में भंडारा हो रहा होगा, दुर्गा जागरण चल रहा होगा, तो उसके लिए शायद वो 5% क्या महीने में जो है 20% खर्च कर देते होंगे, 25% खर्च जी कर देते होंगे, लेकिन बाबा साहब जी के मिशन के लिए 20वां हिस्सा नहीं ले पाते। जी। मान्यवर, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। जैसे हमारा आज का विषय है कि बाबा साहब का मिशन किसने किया धीमा, वो तो आपने बताया कि राजनीतिक लोगों ने और बहुत सारे मिशन के मूवमेंट पे जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों ने भी उसको पीछे करा है। लेकिन इस मिशन को जो बाबा साहब का कारवा था जो थोड़ा सा धीमा हुआ है, इस ये किस तरीके से आगे चल पाएगा, क्या रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोगों को पढ़ने का भी टाइम नहीं है। इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जबकि बहुत सारे लिटरेचर ऐसे हैं, मान्यवर के साहब की बुक्स ऐसी है ना, चमचा युग भी उनकी थी, तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। लेकिन मैं आपसे एक लाइन में पूछूंगा कि ये जो बाबा साहब का मिशन है इसको और तीव्र गति से चलाने के लिए आज के जिस तरीके का आजकल चल रहा है माहौल, उस तरीके में क्या करना चाहिए वह हमें बताएं, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा अनुभव बहुजन समाज के लिए रहा है, इसलिए ये बात आपसे पूछना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक तो ये है कि देखिए, वाकई आपने सही बोला, आजकल लोगों के पास पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं होती। वैसे मैंने भी किताब जी लिखी है, अभी भी मैंने रिजर्वेशन पे किताब पब्लिशर जी को दी है, लॉकडाउन का फायदा उठा के। जी अस्मिताओं का संघर्ष मेरी किताब है, ये आंदोलन पर जी 4 भाषाओं में जी छपी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि किताब लोग कम पढ़ते हैं। जी तो एक सबसे अच्छा तो है कि अगर हम बाबा साहब के मिशन को लोगों तक पहुंचाएं तो उनके जो विचारों पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मीडिया का
जो हमारा जो एक हम जिस समय में रह रहे हैं उसका जो ये डिजिटल युग है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, जिसके माध्यम से इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, अपनी बात आपके चैनल के माध्यम दूसरी जगह तक पहुंच रहा है। इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। बाबा साहब के मिशन के उनके विभिन्न चैप्टर हैं, उनकी किताबों के लिखे हुए उनको टॉपिक है, उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने अभी शुरू किया है, डिफरेंट चैप्टर पर लेकर लोगों से व्याख्यान माला शुरू करी। तो क्योंकि लोग जो है आज सुनने में ज्यादा यकीन रखते हैं, खासतौर वीडियो से सुनने में, लोग पढ़ने में नहीं। ये तो हो गया बाबा साहब के विचारों को जगह जगह पहुंचाना। दूसरी ये कि हमें इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें पुराने लोगों के बजाय युवाओं को आगे करना चाहिए, क्योंकि युवा में अभी भी ऐसे वर्ग है जो कि जिसका कि अभी तक पूरे युवा में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि अभी ऐसी पोजीशन में है जो अभी तक पूरा भटका नहीं है। अगर आज हम उनको सही दिशा दे लें, जो सीनियर लोग हैं, मेरे जैसी उम्र वाले हैं, कि हम उनको सही दिशा दें, तो आज नहीं तो कम से कम अगले 4-5 साल में हम युवाओं का एक नई फौज, कर्मठ कार्यकर्ता अम्बेडकरवादी के रूप में खड़े कर सकते हैं, जो कि समाज को सही दिशा दे पाएंगे, आंदोलन को सही दिशा दे पाएंगे। तीसरी बात यह है कि हमें गांव की ओर जाना होगा। हम अक्सर जो है मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, हम बड़े बड़े शहरों में कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने 200 लोगों का हाल, कुर्सियां पड़ी थी, वहां पे 250 आ गई, हमारे तो हाल प्रोग्राम सफल हो गया। लेकिन जब होता क्या है, जब वोट पड़ने का टाइम आता है, तो हमारा जो मेन आदमी जो है, हमारी संख्या का 80%, 85% आदमी हमारा गांव में रह रहा है, हम उनकी ओर कभी ध्यान नहीं देते। अब वो उनमें से अधिकांश ऐसा अशिक्षित है, वो लोग जो है कभी एक दारू की बोतल के लिए बिक जाते हैं, या कभी 1000 रुपए के लिए बिक जाते हैं। बहुत से लोग तो 200-500 रुपए में अपना वोट देते हैं। हम जब तक गांव में उनको नहीं सिखाएंगे कि तुम्हारे वोट की क्या कीमत होती है, हम उन्हें जब तक ये नहीं सिखा पाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या है, तुम लोगों का, विभिन्न जातियों का आपस में एक होकर रहना क्यों जरूरी है, तब तक हम समझते हैं कि हम कभी ये परिवर्तन की लड़ाई को सार्थक मोड़ तक नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हमें एक तो युवाओं को आगे करना पड़ेगा, डिजिटल माध्यमों का हमें विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए इस्तेमाल करना होगा, और दूसरे शहरों से गांव की ओर जाना पड़ेगा। धन्यवाद। हम आपसे निरंतर जुड़े रहेंगे, और आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ साझा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। नमो सर।